हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। हम स्टार्ट करेंगे अपना पोयम 9 चुनिंदा शेर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हिंदी के बहुत ऑलमोस्ट चैप्टर्स एंड पोएम्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो प्रिपेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मैंने कर दिया इजीली। सो फ्रेंड, गो एंड चेक इट। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना चुनिंदा शेर, जो लिखा है कैलाश सेंगर जी ने। इन्होंने ये चुनिंदा शेर में क्या बताया पता है? इन्होंने मतलब हर एक इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जिसको वो खुद समझ नहीं पाता। हर एक इंसान, हर एक आम आदमी के अपनी अपनी पीड़ा होती है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है जिसको वो खुद अपना हल नहीं ढूंढ पाता। तो इन्होंने एक शेर लिखे हैं, यानी वही शेर के दौरान ही इन्होंने वो प्रॉब्लम्स को, इंसान की प्रॉब्लम्स को एक्सपांड किया है और उन्होंने शेर के दौरान ही उसका हल भी बताया है। तो हम पढ़ेंगे वन बाय वन इजीली। अभी सबसे पहले जिन्होंने लिखा है कैलाश सेंगर जी, इनके बारे में भी जानना तो ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। चलो थोड़ा जान ले। इनका नाम है कैलाश सेंगर जी। इनका जन्म हुआ था 16 फरवरी 1954 महाराष्ट्र के नागपुर में इनका बॉर्न हुआ था। फिर इनका कार्य क्षेत्र, इन काम क्या करते हैं? अकोला के कॉलेज में अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, टीचर, एज ए टीचर। धर्मयुग के उपसंपादक, पत्रकार, गजल, कविता, कहानी, नाटक, गीत आदि में लेखन कार्य, सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी, घुली वेदना, प्रश्न, भवन और उनकी धड़कन को व्यक्त करती है। अब पता है फ्रेंड्स कि आप सोच रहे होंगे कि इतना क्या पढ़े, तो टेंशन नहीं, खाली इनका बेसिक पता होना चाहिए हर एक पोयम, हर एक चैप्टर का, कि ये इन्होंने लिखा है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी कि ये कहाँ के हैं, इनको क्या नॉलेज है, कहाँ पर ये एक्सपर्ट है, वही बस। एग्जाम में आपको इतना सब नहीं पूछेंगे। फिर इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है, इन्होंने क्या क्या लिखा है? गजल संग्रह कौन सा है? एक दिया है सूरज तुम्हारा है। फिर इन्होंने कहानी भी लिखी है। फिर इन्होंने अनिदित साहित्य भी लिखे हैं, बहुत सारे बुक। ठीक है, अभी रात बाकी ऐसा सब। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया आपको। आपको खाली नॉर्मल याद रखना है कि किसने लिखा है, कैलाश सेंगर जी। खाली इंट्रोडक्शन जो हमें पढ़ना पड़ता है फ्रेंड्स, क्या करें। गजलों से खुशबू बिखरना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। अभी ये इसका मतलब क्या है? गजलों की खुशबू बिखरना यानी खुशी बांटना, हैप्पीनेस हमें बांटना आता है। ये कौन कह रहे हैं? ये कवि कैलाश सेंगर जी कह रहे हैं। चट्टानों पर फूल भी खिलना हमको आता है, खिलाना हमको आता है, यानी कड़ी मेहनत करना हमको आता है। अभी इनका भावार्थ क्या है? ये क्या कहते हैं कि कवि अपनी गजलें से, अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में समर्थ होता है। वह अपनी निर्मित से चट्टानों, मतलब जो पहाड़ होते हैं, मतलब मेहनत करके पर भी फूल वो खिला सकता है। अपनी खुद की मेहनत करके वो अपना गोल हासिल कर सकता है, अर्थात असंभव कार्य को संभव करके दिखा सकता है, क्रांति ला सकता है। अभी फिर है, परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक। ये किसको कह रहे हैं? भगवान को कह रहे हैं। तेरे दानों में भी शायद लगा है गुण मेरे मालिक। परिंदों यानी पक्षी। अभी कवि ने जो पक्षी होती है वो उनकी प्रॉब्लम्स बताई है। वो उन्होंने कहा है कि कवि कहते हैं कि परिंदों ईश्वर से शिकायत, पक्षी ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं कि हे मेरे मालिक, कभी तो हमारी बात सुनो। ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाना, मतलब ये पक्षी की प्रॉब्लम कवि बता रहे हैं। पक्षी की क्या प्रॉब्लम होती है कि जो दाना अपनी कृपा से हमें, आपकी कृपा से हमें जो प्राप्त होता है, उसमें भी अभी कीड़े लगे हैं, अर्थात आपकी कृपा भी प्रदूषित, गंदी हो गई, ऐसी उनकी शिकायत है। फिर है, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। अभी सारे जवाब उनके उजाले में खो गए यानी सपने में खो गए। कवि कहते हैं कि जिंदगी में आई परेशानियों से अप्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते रहे कि वहीं से मानो उजाले फूट पड़े हैं। सारी परेशानियों इस प्रकार समाप्त हो गई है मानो कभी थी ही नहीं। ठीक है। फिर चट्टानों यानी जो प्रॉब्लम्स है, रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। इसका मतलब है कि कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर है, हर मॉर्निंग हमारे लिए एक न्यू वाइब्स लेकर आती है। रात के घोर अंधकार, पूरा दिन काम करके फिर सुबह एक न्यू मॉर्निंग स्टार्ट होती है। तो रात के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश में भी आशा की एक किरण छुपी होती है। फिर है, वह आसमां पे रोज एक
ख्वाब लिखता है उसे पता न था एक इंकलाब लिखता है। इंकलाब यानी बदलाव लाना, ठीक है। कवि नित्य नए सपने देखता है, जागती आंखों के सपने, ठीक है। वह नहीं जानता कि उसके सपने में, उसके विचारों में क्रांति की बीज छुपा है। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप ले लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। फिर है, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरा पे लगा कर देखो। मतलब जो दुख न बांटना, खुशी बांटना, दुख नहीं बांटने का, खुशी बांटना, हंसी न, अपने आंसुओं को छुपा कर देखो। वो क्या कहते हैं, दुख मत बांटो, खुशी बांटो। हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग है। मतलब हमारी हैप्पीनेस, रोना, ये तो लाइफ है। परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन में विसंगतियों से इस कदर परेशान है कि वह नहीं चाहता कि दूसरा कोई भी अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए। अतः अच्छा यही रहेगा कि अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाया जाए और अपने आंसुओं को हंसी से छिपा लिया जाए। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि हम अपनी प्रॉब्लम्स ना बताएं लोगों को, बल्कि हम उनको खुशी दें और अपनी प्रॉब्लम्स हम खुद उनका सॉल्यूशन, ना कि दूसरों के आगे जाके रोए, ठीक है। फिर से है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। कवि त्याग और तपस्या के महत्व पर प्रकाश डालते हैं ये पैरा में। वे कहते हैं कि ईश्वर फकीरों, साधुओं और समाज की भलाई की इच्छा रखने वाले को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकाले आशीर्वाद सच होने लगते हैं। ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसाती है, जो हमें, मतलब हमें जो देते हैं ना आशीर्वाद देते साधु, उनको इसमें लाशें भी मिला करती है। तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वाले इस नदी के खगाल तो लेते। इसका मतलब है, कवि कहते हैं कि हमारी संस्कृति में नदी को माता के रूप में पूजा जाता है। नदी मानव सभ्यता के लिए जीवन दायिनी का काम करती है। इस नदी रूपी माता के लिए हमारा भी कुछ उत्तर यानी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है। उसमें लोग लाशों तक बहा देते हैं, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता अभी पानी की। मतलब गंगा जो बड़ी बड़ी हमारी माँ है, हमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए। कूड़ा कचरा, रसायन, मतलब इंक आदि नदी में नहीं डालना चाहिए। फिर है, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नहीं आग ही लाएगा, ठीक है। कवि कहते हैं कि हर मनुष्य की सहन शक्ति होती है, मतलब सहने की भी एक शक्ति होती है ना फ्रेंड्स, एक सीमा होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं और अन्याय को सहन करने की शक्ति जिस दिन समाप्त हो गई जाएगी, उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देगा। वह दिन बस विद्रोह का दिन होगा। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल है। कवि कहते हैं कि जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण आँखों से आंसू इस प्रकार बहते रहते हैं मानो बाढ़ आ गई है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का एक महीना और निरंतर बादल बरस ही रहे हैं। प्रॉब्लम्स आती ही जा रही है सबके लाइफ में, सबको कुछ ना कुछ करना है। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियों देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजली देखी। एक मेहनतकश इंसान का वजन करते हुए कवि कहते हैं कि वह जेठ महीने की कड़कती धूप में, मतलब नंगे पाँव, विदाउट नंगे पाँव, एकदम डांबर की जो जलती एकदम कितनी गर्म होती है, सड़क पर चला जा रहा है। उसके पैरों की उंगलियां जल रही है, साथ ही दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की हवाएं चल रही है, बिजलियां घुमड़ रही है। क्या यह सब तुमने देखी है? ठीक है, ऐसा कवि कह रहे हैं। फिर है, सास हमारी हमें पराये धन सी लेती है, साहूकर के घर गिरवी कंगन सी लगती है। यानी ये क्या कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि मनुष्य की सास निश्चित है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कितना उम्र पाएगा, कितनी सांसें लेगा, यह पहले से निश्चित है। कवि को ऐसा महसूस होता है मानो जो उनकी सांसें है वह अपनी सांसों की संख्याएं पर कोई अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी दूसरे के पर हमारा अधिकार नहीं होता है ना, वैसे ही फ्रेंड्स, या जैसे हम आवश्यकतावश अपने कंगन या अन्य कोई आभूषण की किसी महाजन के पास गिरवी रख देते हैं, उसी प्रकार हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं है, वह गिरवी है। मतलब हम
परमानेंट नहीं है, कभी ना कभी तो जाना है। फिर क्या है, किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादर को बुन मेरे मालिक। कवि संसार को बनाने वाले जीवन दाता से कहते हैं, मतलब भगवान से कह रहे हैं अपने ये इसके कारण, लाइन्स के कारण, इन संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनमें किसी का सिर खुला है तो किसी के पैर चादर से बाहर है। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। हे ईश्वर, ऐसा कुछ कर कि सभी लोगों को आवश्यकता की हर चीज़ें मिले, सभी अपना मतलब भरण पोषण उचित ढंग से कर सके। कोई मतलब जो फ्रेंड्स जो वांटेड चीज़ होती है ना, जो हर इंसान को मिलनी ही चाहिए, उससे कभी किसी को वंचित नहीं रहना, वो सबको मिलनी ही चाहिए आवश्यकता, लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब, ठीक है। वह जो मजदूर मरा है वह निश्चर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। कवि कहते हैं कि भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई है, जो एक निर्वाही दुनिया को छोड़कर चला गया है, वह अनपढ़ था, निरक्षर था, मतलब विदाउट एजुकेशन था, अनएजुकेटेड था, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे। ठीक है, सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार का साक्षरता की आवश्यकता नहीं है। हम सपने कोई भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, ड्रीम कोई भी, और वो ड्रीम को पूरा करना ही एक वो इंसान की काबिलियत होती है। वह रोज अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता था। ये कौन कह रहा है, ये अच्छे चिलन, ये सब कवि कैलाश सेंगर जी कह रहे हैं, अपनी वाणी प्रदान कर रहे हैं, हर एक लाइफ अपना शेर बता रहे हैं, लोगों की लाइफ की, जो लाइफ में लोगों की प्रॉब्लम्स होती है वो शेर के प्रॉब्लम्स, मतलब ये इसके दौरान बता रहे हैं लिख कर। होप आपको समझा होगा फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना फ्रेंड्स। और आगे के न्यू वीडियोस जल्दी अपलोड होने वाले, 12th का एक अपडेट आने वाला है जल्दी, जो मैं अपलोड करने वाली हूँ, जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल दबाना पड़ेगा। और मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब में। ऑलवेज स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड stay tuned.